लेखांकन। तो लेखांकन का अर्थ है लेख प्लस अंकन अर्थात हिसाब किताब। तो लेखांकन का शाब्दिक अर्थ आर्थिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने से है। कुछ प्रणालियां इसके लिए प्रतिपादित की गई हैं, जिनमें से एक मुख्य प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली है। अब दोहरा लेखा प्रणाली से अपन क्या समझते हैं? तो इसके जनक गणितज्ञ लुकास पेसियोली को माना जाता है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक आर्थिक व्यवहार से कम दो खाते प्रभावित होते हैं, जिनका सैद्धांतिक लेखा जोखा ही दोहरा लेखा प्रणाली है। अब इसकी परिभाषाएं आएंगी, तो अपन क्या लिखेंगे? तो इस परिभाषा में अपन लिखेंगे सबसे आखिरी वाली कि इस प्रणाली में कम से कम दो खाते प्रभावित होते हैं। एक खाते का नाम डेबिट व एक खाता जमा क्रेडिट होता है। दोनों ही खातों में समान राशि से लेखांकन होता है। फिर है दोहरा लेखा प्रणाली के मूलभूत चरण। पहला चरण है अभिलेखन। तो इस चरण में व्यापारिक लेन देनों को प्राथमिक वही में लिखा जाता है। फिर दूसरा चरण है वर्गीकरण। इस चरण में प्राथमिक वही के आधार पर लेजर बनाए जाते हैं। फिर है संक्षिप्तीकरण। इस चरण के अंतर्गत तलपट बनाया जाता है, वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। फिर है संवहन। यह दोहरा लेखा प्रणाली का अंतिम चरण होता है, जिसमें वित्तीय विवरणों के उपयोग उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। फिर है दोहरा लेखा प्रणाली के गुण क्या हैं? तो दोहरा लेखा प्रणाली एक पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। इस प्रणाली में लेखा जोखा करने के निश्चित सिद्धांत होते हैं। फिर है इस प्रणाली में छल कपट की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लाभ हानि आर्थिक स्थिति का उचित आकलन संभव है। और फिर ये सार्वभौमिक व वैधानिक पद्धति है, अतः इसे विश्वसनीय माना गया है। फिर है इस प्रणाली में आर्थिक स्थिति का आसानी से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। फिर दोहरा लेखा प्रणाली के दोष क्या हैं? तो यह योग्य व पेशेवर व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। फिर ये अत्यधिक खर्चीली है। लेखांकन करते समय यदि कोई अशुद्धि या गलती रही हो तो उसे पकड़ना अत्यंत कठिन है। फिर है लेखांकन की यह प्रणाली लघु व्यावसायिक उपक्रमों के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती। फिर है दोहरा लेखा प्रणाली और इकेरा लेखा प्रणाली में अंतर। तो इकेरा लेखा प्रणाली में केवल एक खाता होता है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में दो खाते प्रभावित होते हैं। फिर इकेरा लेखा प्रणाली लेखांकन की परंपरागत लेखा पद्धति है, परंतु दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की वैज्ञानिक विधि है। फिर है इकेरा लेखा प्रणाली की तुलना इकेरा लेखा प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली की तुलना अपेक्षाकृत कम खर्चीली है। फिर दोहरा लेखा प्रणाली एक सार्वभौमिक लेखा प्रणाली है। फिर है दोहरा लेखा प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? तो पहला है नाम मात्र के या फिर व्यक्तिगत खाते के सिद्धांत। तो नाम मात्र के खाते के सिद्धांत या फिर व्यक्तिगत खाते के सिद्धांत, इसमें आने वाली चीजें नाम डेबिट कीजिए और जाने वाली चीजों को जमा क्रेडिट कीजिए। फिर है वास्तविक खाते के लिए सिद्धांत। तो है वास्तविक खाते के लिए सिद्धांत में है पाने वाले को नाम डेबिट कीजिए और देने वाले को जमा क्रेडिट कीजिए। फिर है अवास्तविक खाते के सिद्धांत। तो इसमें समस्त खर्चे व हानि को नाम डेबिट कीजिए व समस्त आय व लाभ को जमा क्रेडिट कीजिए। फिर एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी बराबर प्लस इक्विटी। तो संपत्ति बराबर दायित्व प्लस समता। फिर है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो विवरणों का विश्लेषण का अर्थ है कि प्रत्येक संस्था समय के आर्थिक व्यवहारों को जिन विवरणों में दर्ज करती है, उन्हें आमतौर पर वित्तीय विवरण कहते हैं, और जिन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित किया है कि लेखांकन प्रक्रिया के वे अंतिम उत्पाद जो किसी व्यावसायिक उपक्रम की समय विशेष से संबंधित वित्तीय क्रियाकलापों की जानकारी प्रदान करते हैं, वित्तीय विवरण कहलाते हैं। फिर वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं या फिर वित्तीय विवरणों से लाभान्वित पक्षकार कौन-कौन से हैं? तो व्यवसाय के स्वामी के लिए व्यवसाय की वस्तु स्थिति को समझने में सहायता प्रदान करता है। फिर है नीतियों के क्रियान्वयन का आधार बनाता है ये। फिर तीसरा निवेशकों के लिए निवेश संबंधी निर्णय लेने में आसानी करता है। ऋण प्रदाता संस्थाओं के लिए ऋण संबंधी निर्णय लेने का आधार है।
और विनियामक संस्थाएं या फिर नियामक संस्थाएं जैसे कि सेबी, आरबीआई इत्यादि के लिए व्यवसाय के दायित्व निर्धारण करने में सरलता प्रदान करता है। फिर है वित्तीय विवरणों के प्रकार। तो वित्तीय विवरणों के 2 प्रकार हैं, या तो परंपरागत आधार पे इसके कुछ प्रकार हो सकते हैं या फिर आधुनिक विचारधारा के अनुसार। तो परंपरागत विचारधारा के अनुसार इसके पहला जो प्रकार है वो है आय व्यय विवरण या फिर लाभ हानि विवरण, जो विशेष समय के लिए व्यवसाय के आगम आगम मतलब आय या प्राप्ति एवं व्यय, तो जो विशेष समय विशेष के लिए व्यवसाय के आगम एवं व्यय की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है, अर्थात आय और व्यय के अंतर की जानकारी प्रदान करता है। फिर है स्थिति विवरण या फिर उसी को चिट्ठा विवरण कहेंगे या फिर तुलन पत्र बोलेंगे या फिर संपत्ति एवं दायित्वों का विवरण कहेंगे, और ये क्वेश्चन 2018 मेंस में आ चुका है। तो इसमें निश्चित समय अवधि पर किसी व्यवसाय के पास या संस्था के पास उपलब्ध संपत्तियों एवं दायित्वों की तुलनात्मक स्थिति बताने वाले विवरण स्थिति विवरण कहलाता है। फिर है आधुनिक विचारधारा के अनुसार। आधुनिक विचारधारा के अनुसार पहला जो इसका प्रकार है वो है कोष प्रवाह विवरण। तो कोष प्रवाह विवरण लेखांकन अवधि में व्यवसाय में कोषों के साधन एवं कोषों के उपयोग की स्थिति बताने वाला विवरण कोष प्रवाह विवरण है। फिर है रोकड़ प्रवाह विवरण। तो लेखांकन अवधि में व्यवसाय के रोकड़ आवक एवं रोकड़ जावक की स्थिति बताने वाला विवरण रोकड़ प्रवाह विवरण है। फिर मानव संसाधन विवरण। तो संस्था के द्वारा मानवीय संसाधनों के कौशल विकास हेतु किए गए खर्च की जानकारी प्रदान करने वाला विवरण ह्यूमन रिसोर्स स्टेटमेंट कहलाता है। फिर है सामाजिक विवरण। तो सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा किए गए खर्च और निवेश की स्थिति बताने वाला विवरण। फिर है वित्तीय विश्लेषण। तो वित्तीय विश्लेषण क्या क्या होता है? तो व्यवसाय की जो वित्तीय विवरण होते हैं वो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करते हैं, पर वास्तव में वित्तीय स्थिति को समझने में वे सिर्फ साधन मात्र हैं, ना कि साध्य हैं। तो सूचनाओं का विवेचनात्मक अध्ययन ही वित्तीय विश्लेषण कहलाता है। तो संस्था की वित्तीय सूचनाओं को समझने हेतु सूचनाओं को वर्गीकृत करते हुए उनकी व्याख्या करना ही वित्तीय विश्लेषण कहलाता है। वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य क्या है कि संस्था की वस्तु स्थिति को परखना, भावी नियोजन हेतु संचालन क्षमता को जानने के लिए और फिर संस्था की शोधन क्षमता को पहचानने के लिए हितधारकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और भावी नियंत्रण। फिर वित्तीय विश्लेषण की विधियां क्या-क्या हैं? तो वित्तीय विश्लेषण की विधियों में पहला आता है कोष प्रवाह विश्लेषण विधि। तो इसमें कोषों के साधन ये इसमें क्या होता है, कोषों के साधन एवं कोष के उपयोग के अंतः संबंधों के आधार पर दीर्घकालीन कोष व शोधन क्षमता का विश्लेषण किया जाता है। तो जिसके द्वारा कोषों की आवश्यकता एवं कोषों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब है कोष के साधन कोषों के उपयोग की तुलना में अधिक होते हैं, तो ऐसी स्थिति सुदृढ़ वित्तीय दशा को प्रमाण करती है, और इसके विपरीत की स्थिति कमजोर वित्तीय स्थिति को दर्शाती है। परंतु यह केवल मात्रात्मक पहलुओं की जांच करती है, न कि गुणात्मक। फिर है रोकड़ अंतः प्रवाह, बड़ा है रोकड़ बाह्य प्रवाह से, तो ये अच्छी स्थिति को दर्शाता है। यह उन संस्थाओं के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है जो मुख्यतः रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य व्यवहारों को निष्पादित करती हैं। यदि रोकड़ आवक रोकड़ जावक की तुलना में अधिक है तो यह अच्छी तरलता को दर्शाता है। वे समस्त व्यवहार जिनसे रोकड़ की प्राप्ति होती है रोकड़ आवक व्यवहार कहलाते हैं, और रोकड़ में किए गए खर्च के व्यवहार रोकड़ जावक व्यवहार कहलाते हैं। फिर है तुलनात्मक विश्लेषण। तुलनात्मक विश्लेषण क्या होता है कि इस विधि में दो या दो से अधिक समय अवधि में एक संस्था के विभिन्न वित्तीय व्यवहारों में परस्पर तुलना करते हुए वित्तीय समंकों और आंकड़ों की तुलना की जाती है। तो
चूंकि इस विधि में एक ही संस्था के विभिन्न वर्षों के समंकों की तुलना की जाती है, तो ये क्षैतिज विश्लेषण कहलाता है। फिर है समानाकार विश्लेषण या फिर लंबवत विश्लेषण। तो कुछ मदें सामान्य मदें होती हैं। तो इस तकनीक में हम किसी एक व्यवहार को 100 मान लेते हैं, जिसे सामान्य मत कहते हैं, तथा अन्य व्यवहारों को प्रतिशतता के आधार पर सामान्य मत से तुलना करते हुए ज्ञात किया जाता है। फिर है क्षैतिज व लंबवत विश्लेषण में अंतर। तो लंबवत और क्षैतिज में अंतर है कि क्षैतिज विश्लेषण 2 या 2 से अधिक की अवधि के समंकों की आवश्यकता होती है, परंतु लंबवत विश्लेषण में एक अवधि के समंकों से भी किया जा सकता है। फिर है क्षैतिज विश्लेषण मात्रात्मक की जांच करता है, परंतु लंबवत विश्लेषण गुणात्मक पहलुओं की जांच करता है। फिर है क्षैतिज विश्लेषण का क्षैतिज विश्लेषण तुलना का आधार होता है, जबकि लंबवत विश्लेषण तुलना का अंग होता है। फिर क्षैतिज विश्लेषण स्थापित संस्थाओं के लिए उपयोगी है, और लंबवत विश्लेषण नवीन संस्थाओं के लिए सहायक है। क्षैतिज विश्लेषण काल श्रेणी विश्लेषण है, जबकि लंबवत विश्लेषण परिच्छेद विश्लेषण में उपयोगी होता है। फिर है समविच्छेद बिंदु। समविच्छेद बिंदु यह तकनीकी निर्माणी संस्थाओं के लिए उपयोगी होती है, जिसका उपयोग इष्टतम विक्रय के स्तर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वह स्थिति होती है जिस पर संस्था को न तो लाभ होता है न ही हानि। फिर है प्रवृत्ति विश्लेषण। तो किसी भी आधार पर आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के वित्तीय व्यवहारों में हुए परिवर्तनों की दिशा एवं प्रवृत्ति के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का आकलन ही प्रवृत्ति विश्लेषण है। परिवर्तन को प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया जाता है, रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और प्रतिशत की गणना निम्नलिखित सूत्र की सहायता से की जाती है कि चालू वर्ष का व्यवहार अपॉन में आधार वर्ष का व्यवहार इंटू 100। फिर है अनुपात विश्लेषण। तो अनुपात विश्लेषण में क्या होता है कि समंकों का व्यक्तिगत रूप से कोई महत्व नहीं है, केवल समंकों के आधार पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जा सकता जब तक कि समंकों के मध्य उचित संबंध स्थापित न किया जाए। तो लेखांकन अनुपात एक गणितज्ञ संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक समंकों की संबंधितता को व्यक्त करती है। इस विधि में हम कुछ निश्चित अनुपातों की गणना करते हैं और ज्ञात अनुपातों की प्रमापों से तुलना की जाती है। कुछ महत्वपूर्ण लेखांकन के अनुपात हैं, जैसे कि द्रव्यता अनुपात, दूसरा है लाभदायकता अनुपात, तीसरा है शोधन क्षमता अनुपात, चौथा है क्रियाशीलता अनुपात। फिर है द्रव्यता अनुपात। तो वे अनुपात जिसकी सहायता से व्यवसाय की तरलता की स्थिति ज्ञात की जाती है। तो जो पहला है चालू अनुपात, जैसे कि चालू संपत्ति अपन चालू दायित्व। तो चालू संपत्ति एवं चालू दायित्वों के अंतर संबंध को दर्शाता है। वे संपत्तियां जिन्हें चालू लेखांकन वर्ष में ही रोकड़ में परिवर्तन कर लिया जाए। और दूसरा होता है चालू लेखांकन वर्ष में ही चुकाना हो तो चालू दायित्व कहलाते हैं। और चालू अनुपात की आदर्श स्थिति 2:1 है। फिर है तरलता अनुपात या अमल्य परीक्षणीय अनुपात। तो तरलता अनुपात को कहते हैं तरल संपत्ति अपन में चालू दायित्व। तो वह अनुपात जिसकी सहायता से व्यवसाय की तरल संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के मध्य संबंध को ज्ञात किया जाता है। चालू संपत्ति का व्यवहार जिसे शीघ्र रोकड़ में परिवर्तन कर लिया जाए तरल संपत्ति कहलाता है। फिर है लाभदायक अनुपात। तो अनुपात में व्यवसाय में उपलब्ध लाभों की स्थिति जानकारी देते हैं, जैसे सकल लाभ अनुपात। तो सकल लाभ अपॉन में विक्रय इंटू 100। फिर परिचालन लाभ अनुपात, परिचालन लाभ अपॉन में विक्रय इंटू 100। और शुद्ध लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अपॉन में विक्रय इंटू 100। फिर है शोधन क्षमता अनुपात। तो वे अनुपात जिनकी सहायता से व्यवसाय के ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित अनुपात शामिल है। पहला होता है ऋण क्षमता अनुपात। तो डेब्ट इक्विटी रेशो यानी कि ऋण अपॉन में क्षमता, और इसकी आदर्श स्थिति है 2:1। फिर है पूंजी तंत्रीकरण अनुपात। तो स्थिर पूंजी अपॉन में परिवर्तनशील पूंजी, वह पूंजी जिसकी लागत स्थायी होती है स्थिर पूंजी कहलाती है, जैसे ऋण पूंजी। फिर वह पूंजी जिसकी लागत परिवर्तनीय होती है तो परिवर्तन पूंजी कहलाती है, जैसे स्वामी की पूंजी।
फिर है इसी का एक और है शोधन अनुपात, तो ऋण अपॉन में संपत्ति। फिर है स्वामित्व अनुपात, तो शुद्ध कीमत अपॉन में कुल संपत्ति। फिर है क्रियाशीलता अनुपात, तो इस अनुपात से व्यवसाय की संचालन क्षमता का आकलन किया जाता है। तो इसमें पहला आता है देनदार संग्रहण, यानी विक्रय अपॉन में औसत देनदार, तो यह अवधि जितनी कम होगी उतनी अच्छी मानी जाती है। फिर है लेनदार भुगतान अवधि, तो क्रय अपॉन में औसत लेनदार, तो यह अवधि जितनी अधिक होगी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। फिर है स्कंद आवर्त अनुपात, इस अनुपात की सहायता से ज्ञात किया जाता है कि स्टॉक में पड़ा माल कितने दिनों में बिक जाएगा। ये अवधि भी जितनी कम होगी उतनी अच्छी होती है, और इसका फॉर्मूला है, सूत्र है विक्रय अपॉन में औसत स्कंद। फिर है वित्तीय विश्लेषण की दोष या सीमाएं, तो योग्य पेशेवर की आवश्यकता होती है। दूसरा, अधिकांश विधियां केवल मात्रात्मक पहलू की जांच करती है, गुणात्मक का अभाव देखा जाता है। फिर तीसरा, ऐतिहासिक वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर बनाए जाते हैं, वर्तमान स्थिति को नहीं दर्शाते। फिर व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। और पांचवा, तकनीकों में परिवर्तन से विश्लेषण का कार्य जटिल बन जाता है। फिर उत्तरदायित्व एवं सामाजिक लेखांकन, तो उत्तरदायित्व लेखांकन की डेफिनेशन दी है अमेरिकन अकाउंटिंग एंड एसोसिएशन के अनुसार, पूर्व निर्धारित कार्य को पूरा करने के परिणामों की जानकारी विकेंद्रित रूप से हस्तांतरित की जाती है, तो उत्तरदायित्व लेखांकन कहलाता है। फिर है हिक्स के अनुसार, तो विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों की समय अनुसार जानकारी प्रदान करना ही उत्तरदायित्व लेखांकन है। तो उत्तरदायित्व लेखांकन की प्रक्रिया में कुछ केंद्र बनाए जाते हैं, तो वो निम्नलिखित केंद्रों का गठन किया जाता है। पहला है लागत केंद्र, तो संस्था में विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने में जो खर्च का वहन किया जाता है उसे लागत कहते हैं। वह केंद्र जो लागत निर्धारण, लागत वर्गीकरण और लागत लेखांकन एवं लागत नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है, लागत केंद्र कहलाता है। तो लागत निर्धारण, लागत वर्गीकरण, लागत लेखांकन और लागत नियंत्रण। फिर है आगम केंद्र, तो जिन गतिविधियों से आय प्राप्त की जाती है वह लेखांकन की भाषा में आगम कहते हैं। आगम केंद्र के द्वारा संस्था की कुल आय को वर्गीकृत व लेखांकित किया जाता है और भावी आय में वृद्धि का निर्धारण किया जाता है। फिर है निवेश केंद्र, तो वर्तमान के साथ भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संस्था द्वारा निवेश की गतिविधियां संचालित की जाती हैं, तो बेहतर विकल्प का चयन करना निवेश की नीतियों का निर्धारण करने वाला केंद्र निवेश केंद्र है। फिर है लाभ केंद्र, तो आगम का लागत पर अधिक के ही लाभ है, और केंद्र जो लाभों के नियोजन, लाभों के निर्धारण और विधिवत रूप से लाभों के लेखांकन के लिए उत्तरदायी होता है। तो मुख्य उद्देश्य इसका लाभों में वृद्धि के सुझाव प्रदान करना है। फिर उत्तरदायित्व लेखांकन के लाभ क्या है, तो अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना विकास होती है। दूसरा, कर्म निष्पादित कार्यों की पारदर्शिता में वृद्धि होती है। छल कपट की भावना की संभावना कम हो जाती है। फिर है प्रबंधकों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है और भावी नीति निर्माण में सहायक है। फिर इसके दोष और हानियां क्या है, तो केवल बृहद आकार की संस्थाओं के लिए उपयोगी है, समय व धन का अपव्यय होता है, अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या का अभाव है। फिर है अत्यधिक कार्यभार के चलते कार्य कुशलता में कमी। फिर विभागीय समन्वय में कठिनाई, जिससे उद्देश्य की प्राप्ति में विलंब और असत्य सूचनाओं के हस्तांतरण से वास्तविक स्थिति को समझने में कठिनाई हो जाती है। फिर है सामाजिक लेखांकन, तो सामाजिक लेखांकन से अपन क्या समझते हैं, तो सामाजिक उद्देश्य हेतु किए गए निवेश एवं निवेशों से प्राप्त लाभों का लेखा जोखा ही सामाजिक लेखांकन कहलाता है। तो भारत में सामाजिक लेखांकन के प्रयास सच्चर समिति के अनुसार सरकार के द्वारा आर्थिक सामाजिक कल्याण की गतिविधियों का लेखा जोखा करना ही सामाजिक लेखांकन है, अर्थात राष्ट्रीय लेखांकन को ही सामाजिक लेखांकन माना गया है। फिर कंपनी अधिनियम 2013, तो सीएसआर अधिनियम में सामाजिक लेखांकन को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में कुछ चुनिंदा व्यवसायों के लिए अनिवार्य किया है। समय की गतिविधियों से समाज पर पड़ने वाले प्रभावों एवं सामाजिक लागतों का अध्ययन ही सामाजिक लेखांकन है।
फिर है सामाजिक लेखांकन के उद्देश्य क्या है? तो अंशधारियों व सामाजिक पक्षकारों के मध्य संतुलन, फिर उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक कल्याण के साथ साथ सामाजिक कल्याण की भावना को बल देना, फिर है स्वामित्व उद्देश्यों की प्राप्ति करना, और फिर है हितधारियों के हितों की सुरक्षा। फिर है सामाजिक लेखांकन के लाभ। तो लाभ है उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, लोक कल्याणकारी भावना को मजबूत करना, वंचित व कमजोर वर्ग का आर्थिक व सामाजिक कल्याण, फिर है सरकार की सब्सिडी रूपी भार में कमी एवं संसाधनों के अपव्यय पर रोक, और व्यावसायिक उपक्रमों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। फिर है ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग की डेफिनेशन अपन लिखेंगे। अंकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत स्वतंत्र व निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा उपलब्ध सूचनाओं की सत्यता एवं वैधानिकता को परखा जाता है। फिर अंकेक्षण और जांच में अंतर क्या है? तो अंकेक्षण सकारात्मक प्रकृति का होता है, जांच नकारात्मक प्रकृति की। अंकेक्षण पेशेवर व स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जबकि जांच अनुभवी व्यक्ति द्वारा की जाती है। फिर अंकेक्षण की रिपोर्ट अधिकांशतः स्वामी या संचालकों को दी जाती है, वहीं जांच की रिपोर्ट उच्च प्राधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी को दी जाती है। फिर जांच की तुलना अंकेक्षण का चित्र विस्तृत होता है, और अंकेक्षण वैधानिक नियमों की अनुपालना करता है, बल्कि जांच परिस्थितियों पर निर्भर करती है। फिर दो भागों में अपन ने अंकेक्षण के उद्देश्य को बांटा है। पहला तो इसके प्राथमिक उद्देश्य हो सकते हैं और दूसरे हो सकते हैं सहायक। तो प्राथमिक उद्देश्य कौन से हैं? वह उद्देश्य जिनकी प्राप्ति हेतु वास्तव में अंकेक्षण निष्पादित किया गया है। अब इसके कुछ निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं प्राथमिक उद्देश्य के। उसमें पहला है विवरणों या गतिविधियों का वैधानिकता का पता लगाना, अर्थात यह देखना कि विवरण वैधानिक नियमों के से तैयार किए गए हैं नहीं। फिर दूसरा है विवरणों की पूर्णता की जांच करना, अर्थात यह देखना कि विवरणों में संपूर्ण गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं या नहीं। फिर तीसरा है विवरणों की सत्यता का पता लगाना, अर्थात इस बात का पता किया जाता है कि विवरणों में दी गई जानकारी या क्रियाकलाप उचित या सत्य तस्वीर प्रस्तुत कर रही हैं या नहीं। फिर सहायक उद्देश्य क्या होते हैं? तो इसके सहायक उद्देश्य होते हैं जो मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहायक हैं। अब इसमें पहला है अशुद्धि का पता लगाना एवं उन्हें रोकना। फिर दूसरा है गबन या कपट का पता लगाना, और तीसरा है संचालकों एवं स्वामियों को सलाह या परामर्श देना। फिर अंकेक्षण के गुण व दोष क्या है? तो अंकेक्षण के गुण है कि संस्था की गतिविधियों की निष्पक्ष जानकारी प्राप्त होती है, स्वामी को संस्था की गतिविधियों की निष्पक्ष जानकारी प्राप्त होती है। फिर दूसरा है संचालकों के लिए नीति के क्रियान्वयन में आसानी रहती है। फिर तीसरा है बैंक व वित्तीय संस्थाएं अंकेक्षक की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानती हैं, अतः ऋण प्राप्त करने में आसानी रहती है अंकेक्षण से। फिर अंकेक्षण का कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव रहता है और अधिक कार्य कुशलता देखने को मिलती है। फिर अशुद्धियों के दोहराव पर नियंत्रण लगाता है। फिर इसके दोष क्या है? तो समय और धन का अपव्यय होता है। अंकेक्षण की रिपोर्ट में उत्तरदायित्वता का अभाव रहता है। फिर है कर्मचारी अंकेक्षण की आवागत में लग जाते हैं, जिससे वास्तविक कार्य कुशलता में गिरावट आती है। फिर संपूर्ण अंकेक्षण के बाद यदि कपट पकड़ा न जाए तो प्रासंगिकता पर संदेह उठने लगते हैं, और यदि अंकेक्षक कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर ले तो इसकी विश्वसनीयता पर संदेह होता है। फिर अंकेक्षण के विशिष्ट प्रकार क्या हैं? तो इसके अंकेक्षण के प्रकार हैं। पहला है वैधानिक या अनिवार्य अंकेक्षण। तो वह अंकेक्षण जो किसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य किया जाता है, जैसे कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का वित्तीय वार्षिक अंकेक्षण। फिर अगला है कुशलता अंकेक्षण। तो उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त करना एक कुशलता कहलाती है। तो अंकेक्षण जो इस बात पर विश्लेषण करता है कि संसाधनों का निवेश अधिक से अधिक लाभ वाले क्रियाकलापों में हो रहा है अथवा नहीं। फिर इस ऑडिट के द्वारा स्थापित क्षमता का प्रभावपूर्ण उपयोग, लागत नियंत्रण और उत्पादकता संबंधित पहलुओं की जांच की जाती है। फिर कुशलता अंकेक्षण। तो कुशलता अंकेक्षण में उद्देश्य क्या-क्या है इसके? तो संसाधनों के उपयोग की जांच करना,
फिर दूसरा निवेश के संतुलन एवं अनुकूलता का परीक्षण करना। फिर तीसरा है स्थापित क्षमता से उत्पादन वृद्धि को परखना और निवेश के बेहतर परिणामों की जांच करना। फिर है कुशलता अंकेक्षण एक नियंत्रणकारी उपाय है। स्पष्ट कीजिए। कुशलता अंकेक्षण में उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों के उपयोग व लगने वाले समय की जांच प्रमापित लक्ष्यों के अनुसार की जाती है और संसाधनों के अपव्यय का पता लगाया जाता है। तो सॉरी, इसमें संसाधनों के उपयोग व लगने वाले समय की जांच प्रमापित लक्ष्यों के अनुसार की जाती है और संसाधनों के अपव्यय का पता लगाया जाता है। तो कुशलता अंकेक्षण में दक्षता अंकेक्षण, इसको कुशलता अंकेक्षण को दक्षता अंकेक्षण, निपुणता अंकेक्षण और कार्य कुशलता अंकेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। फिर है निष्पत्ति अंकेक्षण। तो निष्पत्ति अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस तथ्य का पता लगाया जाता है कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्यों का संचालन किस स्तर का है। इसमें निम्नलिखित पहलू को जांचा जाता है। पहला इकोनॉमी। इकोनॉमी में आ जाता है योजनाओं की लागत का अध्ययन करना और जिसमें देखा जाता है कि गुणवत्ता या उत्पादकता में वृद्धि किस प्रकार से की जाए। फिर है इफिशियंसी। तो उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की जांच की जाती है, पता लगाया जाता है कि न्यूनतम लागत पर बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं या नहीं। फिर है इफेक्टिवनेस। तो यह जांचा जाता है कि समग्र लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाई है या नहीं। फिर है निष्पत्ति अंकेक्षण एक रचनात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। तो जिसकी रूपरेखा निम्नलिखित बिंदुओं से समझी जा सकती है। पहला, इसमें एक निर्धारित लक्ष्य होता है। उस निर्धारित लक्ष्य या समाअवधि या संसाधनों के प्रमाप का अध्ययन किया जाता है पहले तो। फिर निष्पादित कार्य में लगे समय व प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। फिर वास्तविक कार्य की लागत का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद निष्पादित कार्य की अन्य समकक्ष कार्य से तुलना की जाती है। फिर योजना में विलंब के कारण यदि विद्यमान हो तो उनकी जांच की जाती है। फिर सामाजिक अंकेक्षण। तो सामाजिक अंकेक्षण सरकारी योजनाओं का स्वतंत्र, निष्पक्ष व गुणात्मक मूल्यांकन ही सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है। तो इसमें योजनाओं का आकलन समाज के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है ताकि सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देते हुए सशक्त समाज का निर्माण किया जा सके। योजनाओं का गहराई से विश्लेषण किया जाता है, लाभान्वित व्यक्तियों की जानकारी जुटाई जाती है। यह एक उभरती हुई अवधारणा है जो सुशासन के संदर्भ में लोकप्रिय है। योजनाओं के वांछित एवं वास्तविक प्रभावों को समझने में सक्षम बनाती है। फिर है सामाजिक अंकेक्षण में स्थानीय सहभागिता को बढ़ाने के कुछ सुझाव। तो जैसे कि ग्राम सभा की शक्तियों में वृद्धि की जानी चाहिए, मीडिया इत्यादि को जन जागरूकता में वृद्धि करनी चाहिए, लोकपाल एवं अंकेक्षण समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रशिक्षण कर्मचारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण किया जाना चाहिए और सामाजिक आकलन प्रभाव में वृद्धि की जानी चाहिए। फिर है इसके गुण और दोष क्या है। तो पहला गुण, सरकारी उत्तरदायित्व की भावना में वृद्धि होती है। फिर है सरकारी क्रियाकलापों में जवाबदेहिता में वृद्धि आती है। पारदर्शी शासन के निर्माण का आधार है, सशक्त लोकतंत्र का निर्माण करता है। फिर है सहभागिता सामाजिक विकास का आधार है और है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कुशलता एवं निष्पादन का आकलन। फिर है इसके हानि क्या है। तो प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव से प्रक्रिया गतिहीन। फिर है स्थानीय प्रकृति के अंकेक्षण होता है जिसमें अंकेक्षण के मूल सिद्धांतों की अवहेलना होती है। फिर आंकड़ों की अपर्याप्त उपलब्धता। फिर बढ़ता हुआ राजनीतिक हस्तक्षेप और सामाजिक सहभागिता में असंतुलन। फिर है सरकारी अंकेक्षण। तो इसमें वह अंकेक्षण जिसमें स्वतंत्र पेशेवर व्यक्ति द्वारा सरकारी संस्थानों के वित्तीय व प्रकाशकीय, प्रशासकीय और परिचालन कार्यों का परीक्षण, सत्यापन व मूल्यांकन किया जाता है। भारत में अंकेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित उपक्रम शामिल हैं, जैसे सार्वजनिक और उपक्रम, सार्वजनिक विभाग, वैधानिक निकाय। फिर सरकारी अंकेक्षण लेखांकन व अंकेक्षण विभाग के द्वारा कराया जाता है। कैग इस विभाग का प्रमुख होता है। सरकारी अंकेक्षण को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है व्यवहारिक अंकेक्षण। तो सरकारी संस्थानों के आय या व्यय
रूपी व्यवहार का पृथक अंकेक्षण किया जाता है, जिसमें आय के साधन एवं सरकार द्वारा किए गए व्यय के औचित्य का पता लगाया जाता है। तो इसे औचित्य अंकेक्षण भी कहा जाता है। फिर है निष्पत्ति अंकेक्षण। तो निष्पत्ति अंकेक्षण है सरकारी क्रियाकलापों के परिणामों तथा संसाधनों के कुशल उपयोग का परीक्षण शामिल होता है। फिर है सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण। तो वह कंपनी जिसमें 50% से अधिक पूंजी व नियंत्रण सरकार का होता है, सरकारी कंपनी कहलाती है। अन्य कंपनियों की भांति सरकारी कंपनियों में भी क्रियाकलापों का वार्षिक अंकेक्षण कैग के अधीन पेशेवर अंकेक्षक द्वारा किया जाता है। फिर सरकारी अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है? तो इस तथ्य की जांच करना कि वह उसी व्यवहार पर किया गया है जिसके लिए स्वीकृति मिली है। यह सत्यापित करना कि समस्त भुगतान उचित व्यक्तियों को एवं क्रियाकलापों पर किए गए हैं। फिर व्यय के औचित्य की जांच करना एवं अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण स्थापित करना। फिर सरकार के समस्त राजस्व व पूंजीगत प्राप्तियों के लक्ष्य के अनुरूप समीक्षा करना और सरकार के सार्वजनिक ऋण दायित्व संपत्तियों को सत्यापित करना। फिर है बजटिंग। तो वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत अनुमानित व्ययों को अपेक्षित आय से संतुलित रखने की व्यवस्था की जाती है। फिर है रॉबर्ट एंथोनी ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग में बजट प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों को उल्लेखित किया था। तो पहला है उच्च प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। तो बजट का निर्माण सदैव उच्च प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। फिर दूसरा है उत्तरदायित्वों का निर्धारण। तो संस्था के प्रत्येक कर्मचारी को यह पता होना चाहिए कि बजट उनसे क्या अपेक्षा करता है। फिर है अवधि का निर्धारण। तो बजट सदैव एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है जिसके निश्चित अंतराल के बाद समीक्षा की भी जाती है। फिर है आय एवं व्यय का पृथक वर्गीकरण। तो बजटिंग में प्रकृति के अनुसार अनुमानित व्यय एवं आय का लेखा जोखा होना चाहिए। फिर है एकरूपता। तो बजट निर्माण से लेकर बजट क्रियान्वयन तक एकरूपता बजट को सफल बनाती है। फिर है शून्य आधारित बजटिंग। तो एक ऐसा बजट जो पूर्व में किए गए समस्त व्यवहारों को शून्य मानते हुए नए सिरे से भावी व्यवहारों के लिए बनाया जाता है। शुरुआत अमेरिका के जिमी कार्टर द्वारा की गई और संसाधनों की मांग करने वाले विभाग को ही संसाधनों के औचित्य को सिद्ध करना होता है कि उन्हें संसाधन क्यों दिए जाएं। प्राथमिकता के अनुसार संसाधनों का विभागीय आवंटन किया जाता है। संसाधन की मांग करने वाले प्रत्येक विभाग को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन के सूर्यास्त के पूर्व संसाधनों के औचित्य को सिद्ध करना पड़ता है। सूर्यास्त बजटिंग भी कहते हैं। तो जीरो बेस बजटिंग के लाभ क्या हैं? तो लागत नियंत्रण में आसानी हो जाती है। संसाधनों का कुशलतापूर्वक का आवंटन किया जाता है। संसाधनों के औचित्यपूर्ण उपयोग की जानकारी मिलती है और लागत लाभ विश्लेषण सरल हो जाता है। फिर है पुराने व अनुपयोगी कार्यों को आसानी से पहचाना जाता है और विभागीय कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाती है। पर इसके दोष क्या हैं? समय व धन का अपव्यय होता है। विभागीय कार्यभार में वृद्धि हो जाती है। उच्च अधीनस्थ की भावना का विकास होता है। विभागीय समन्वय में कमी होती है। व्यय के औचित्य अल्पकालिक दृष्टिकोण पर आधारित है। फिर है निष्पादित बजटिंग। तो इस बजटिंग की शुरुआत विश्व में हूवर आयोग ने 1949 में की थी और भारत में निष्पादित बजटिंग 1955 से प्रारंभ हुए। तो इसमें जब कार्यों के परिणामों को आधार मानकर बजटिंग की प्रक्रिया निष्पादित की जाए तो निष्पादित बजटिंग कहलाती है। तो लक्ष्य उन्मुखी बजटिंग भी कहा जाता है इसको, क्योंकि संसाधनों का आवंटन उद्देश्य को प्रधान मानकर किया जाता है। तो बजटिंग नियंत्रण की एक कला है। तो इसके अंतर्गत संसाधनों के उपयोग एवं उनसे उनसे प्राप्त परिणामों के आधार पर बजट का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। बजट निर्माण करते ही अपेक्षित परिणाम निर्धारित कर दिए जाते हैं। फिर है निष्पादित बजट एवं जीरो बेस बजट में अंतर। तो अधिकांश जीरो बेस बजट निजी उपयोग उपक्रमों में किया जाता है, वही निष्पादित बजटिंग सार्वजनिक उपक्रमों में प्रयुक्त है। जीरो बेस बजटिंग संसाधनों के औचित्य पर आधारित है, जबकि निष्पादित बजटिंग संसाधनों के प्रभावी आवंटन पर।
फिर शून्य आधारित बजटिंग में संसाधनों की मांग करने वाले विभाग को ही औचित्य सिद्ध करना पड़ता है, बल्कि निष्पादित बजटिंग में ऐसा औचित्य उच्च प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। फिर है शून्य आधारित बजटिंग अनुपयोगी कार्यों को समाप्त करने पर बल देता है, जबकि निष्पादित बजटिंग परिणाम आधारित कार्यों के संचालन पर टिकी हुई है। निष्पादित बजटिंग का लागत व परिणाम पर आधारित है। शून्य आधारित बजटिंग की लागत कटौती पर आधारित है। फिर निष्पादित बजटिंग के गुण क्या हैं? तो सरकारी नीतियों का सुस्पष्ट निर्धारण हो जाता है, अत्यधिक पारदर्शी प्रणाली है, संसाधनों का आवंटन परिणामों से संबंधित होता है, जिससे कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, अपेक्षाकृत सरल प्रणाली है, लक्ष्यों के निर्धारण का आधार है, भावी लक्ष्यों के निर्धारण का आधार है। और इसके दोष क्या है? केवल आर्थिक पहलुओं पर केंद्रित है, सामाजिक पहलुओं की अवहेलना, फिर परिणामों के प्राप्त होने पर भावी आवंटन में कटौती का भार। फिर है केंद्रीकृत प्रणाली के कारण अधीनस्थों की न्यूनतम भागीदारी। फिर है राजनीतिक उदासीनता और व्यक्तिगत रुचि का पतन। फिर निष्पादित बजट के चरण में अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं कि पहले निर्धारित किया जाता है लक्ष्य को, फिर कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, फिर खर्च विश्लेषण किया जाता है कि लागत क्या होगी, फिर संसाधनों का आवंटन किया जाता है, फिर बजट दिया जाता है और फिर वापस उसके जो आउटकम है उनका विश्लेषण किया जाता है।